नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे और अब हम देखने चल रहे हैं अफ्रीका के जो इम्पोर्टेंट डिज़र्ट हैं, मरुस्थलों को। और देखेंगे कि मरुस्थल कैसे इसका विस्तार हो रहा है इस समय वर्तमान में, मतलब इसका जो साहेल वाला एरिया है उसमें कैसे मरुस्थल बढ़ता जा रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ फिर जो कुछ इम्पोर्टेंट सिटी हैं, शहर हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहले हम इम्पोर्टेंट डिजर्ट को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला आपका जो ये डिजर्ट है ये सहारा है। कौन सा है? सहारा डिजर्ट है। सहारा डिजर्ट के बारे में जान लीजिए कि जो इसका विस्तार है ये अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में है। और इधर से अगर हम देखें तो पूरा ये वेस्टर्न सहारा, माली, मिर्तानिया, अल्जीरिया, है ना, मोरक्को, लीबिया, इजिप्ट, सूडान का थोड़ा सा हिस्सा, चाड है, नाइजर है, नाइजीरिया है, ये सारे देशों में इनका विस्तार है। तो सहारा मरुस्थल को अगर देखें तो इसका बहुत बड़ा एरिया है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भारत से ये काफ़ी बड़ा है। भारत का जितना क्षेत्रफल है उससे भी ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे समझिए कि विश्व का सबसे बृहद उष्ण मरुस्थल है ट्रॉपिकल डिजर्ट। देखिए, इससे भी बड़े मरुस्थल है, इससे बड़ा मरुस्थल है, लेकिन वो फिर अंटार्कटिका में मिलेगा। देखिए, मरुस्थल का मतलब ये नहीं कि बालू रेत से नहीं होता है। मरुस्थल का मतलब ये होता है कि जहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर से औसतन पूरे वर्ष में कम होती है तो वो डेजर्ट कहलाएगा। तो अंटार्कटिका में भी इससे बड़ा मरुस्थल है। लेकिन अगर हम उष्णकटिबंधीय मरुस्थल की बात करें, यानी गर्म मरुस्थल की बात करें, तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको सहारा ही दिखाई देगा। ठीक है, इसमें देखेंगे कि जो ये मरुस्थल है इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम लीबिया में ले लें, ये जो हिस्सा इसका है, ये लीबिया वाला जो हिस्सा है, देखिएगा, लीबिया में इसको लीबियन डिजर्ट कहते हैं। अगर हम इसी को सूडान में देखें, इस वाले हिस्से में, तो इसको नूबियन कहते हैं। ओके, अगर इसी को हम इजिप्ट में देखें, तो इसी को ईस्टर्न मरुस्थल कहते हैं। ये वाला हिस्सा पूरा इसका ईस्टर्न वाला मरुस्थल है, ये ईस्टर्न मरुस्थल कहते हैं इसको। ईस्टर्न डिजर्ट तो सहारा ही है, लेकिन उसी को लीबिया में लीबियन डिजर्ट कह देते हैं, सूडान में उसको नूबियन कहते हैं, और अगर हम ईस्टर्न की बात करें तो इजिप्ट में कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि ये नील नदी है, ये नील नदी है, तो नील नदी किन किन मरुस्थलों को अलग कर रही है? तो आप कहेंगे ईस्टर्न जो मरुस्थल है, ईस्टर्न मरुस्थल को मेन सहारा से वो क्या करती है? अलग करती है। यानी यहाँ पर कौन सी नदी है? तो आप कहेंगे नील नदी है ना। इस तरह से ये हो रहा है। अब यहाँ पर समझना ये है दोस्तों कि ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में दक्षिण में देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर ये मरुस्थल है तो नीचे सवाना क्षेत्र होगा। जो दक्षिण का इसका क्षेत्र है
ये वास्तव में अर्ध शुष्क प्रदेश है, यानी कैसा है, अर्ध शुष्क प्रदेश है। ये तो शुष्क प्रदेश हो गया, ये तो अर्ध शुष्क लगा हुआ हिस्सा है तो अर्ध शुष्क है। तो इस अर्ध शुष्क क्षेत्र को हम कहते हैं साहेल। आप एटलस में देखेंगे तो लिखा होगा साहेल कहते हैं। यानी सहारा का जो दक्षिण में अर्ध शुष्क क्षेत्र है या सवाना क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं साहेल। जहाँ पर भूमि का अविवेकपूर्ण ढंग से दोहन किए जाने के कारण सहारा मरुस्थल का लगातार क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो मरुस्थल समस्या नहीं होता है, मरुस्थलीकरण समस्या होता है। मरुस्थलीकरण क्या है, मरुस्थल का बाह्य विस्तार ही मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो इस क्षेत्र में भूमि का उपयोग अविवेकपूर्ण ढंग से किए जाने के कारण इस साहेल क्षेत्र में सहारा का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। क्लियर ये चीज़। अगला मरुस्थल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक मरुस्थल है जिसका नाम है नामीबियन डिजर्ट। और नामीबियन डिजर्ट का विस्तार 3 देशों में है। एक तो नामीबिया, एक साउथ अफ्रीका और थोड़ा सा हिस्सा अंगोला में, नाइजीरिया का। और ये भी एक उष्ण मरुस्थल का उदाहरण है। उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल डिजर्ट है ये। आखिर मरुस्थल यहीं पर क्यों होते हैं, इसका कारण हम बताएंगे आपको जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाएंगे तब। एक डिजर्ट यहाँ पर है जिसका नाम है कालाहारी। कालाहारी डिजर्ट जो है इसका विस्तार साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और थोड़ा सा हिस्सा नामीबिया में है। और इस कालाहारी मरुस्थल का के बारे में जानिए कि इसमें तो पहली चीज़ एक जनजाति इस क्षेत्र में रहती है, बुशमैन जनजाति का वीडियो हम पूरे वर्ल्ड का एक मैप लेंगे, उसमें सारी जनजाति वर्ल्ड की जो है उसको एक साथ बताएंगे। ओके, तो टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर बुशमैन का निवास स्थान है। और ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में एक नदी बहती है जिसका नाम है ओकावैंगो रिवर। और ओकावैंगो रिवर के कारण थोड़ा बहुत जल की प्राप्ति इस डिजर्ट वाले क्षेत्र में हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं कालाहारी का गहना। कालाहारी का आभूषण किस नदी को कहते हैं, तो आप कहेंगे ओकावैंगो रिवर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ओकावैंगो स्वैम्प मिलेगा, स्वैम्प यानी दलदल, ओकावैंगो स्वैम्प होगा। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। इसी क्षेत्र में आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में, अगर यहाँ देखेंगे तो घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। और वेल्ड क्या होता है, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाने वाली समशीतोष्ण घास है, सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, घास के मैदान। और जाहिर सी बात है कि अगर समशीतोष्ण घास के मैदान है तो यहाँ गेहूं का प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर होगा। क्लियर, इतनी चीज़ें हो गई आपके मरुस्थल के बारे में। अब हम देखते हैं तेज़ी से कुछ शहरों के बारे में।
देखिएगा, हम यहाँ से फिर शुरू करेंगे। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया 3 देश हैं। तो यहाँ पर जो मोरक्को है, अल्जीरिया है और ट्यूनीसिया है, इन 3 देशों के बारे में जानिए। इनको कहते हैं बर्बर स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्बर समुदाय के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बर्बर जनजाति, तो इसीलिए इनको बर्बर स्टेट कहा जाता है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ट्यूनीसिया और लीबिया 2 कंट्री यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जो ट्यूनीसिया है और लीबिया है, इनका जो तटीय क्षेत्र है, कोस्टल रीजन, इस कोस्टल रीजन में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं। और यही कारण है कि ट्यूनीसिया की राजधानी ट्यूनिस और लीबिया की राजधानी त्रिपोली, इन दोनों के बारे में जानिए। ये बंदरगाह के रूप में है, ट्यूनीसिया, त्रिपोली। यहाँ से खनिज तेल का निर्यात किया जाता है, या खनिज तेल उत्पादन के बड़े सेंटर हैं। खनिज तेल का निर्यात किया जाता है। ये बात आप लोग जानते रहिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इजिप्ट से होते हुए अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह को देखते हुए, और यहाँ पर आप क्रॉस कर लेंगे। एक नहर है जिसका नाम है स्वेज नहर, आप पढ़ चुके हैं, सारा कुछ आप जान चुके हैं। ये सिनाई प्रायद्वीप है, यहाँ पर स्वेज की खाड़ी है, कुबा की खाड़ी है। आगे बढ़ते चले आइए सीधे, आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक बंदरगाह मिलेगा सोमालिया का, जिसका नाम है बरबरा बंदरगाह। क्या नाम है? बरबरा बंदरगाह, मार्क करिएगा। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। इन दोनों का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे इन दोनों का संबंध सोमालिया से है। ओके, जिसमें से बरबरा सोमालिया का एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह है, और मोगादिशु इम्पॉर्टेंट पोर्ट तो ही है, प्लस कैपिटल है किसकी? सोमालिया की कैपिटल है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको एक स्टेट मिलेगी, जलसंधि मिलेगी। अगर देखें तो ये कौन सा सागर है? तो आप कहेंगे लाल सागर। और इधर क्या है? तो अदन की खाड़ी है। तो यहाँ पर एक इस तरह से जलसंधि आपको मिल जाएगी, जलसंधि यहाँ पर है, ठीक है, जलसंधि है। इस जलसंधि का नाम है बाब-एल मंदेब जलसंधि, बाब-एल मंदेब। तो देखिएगा ध्यान से, इधर कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो इधर एशिया है, यानी कि इधर हम क्या कर देंगे? एशिया लिख देंगे, एशिया हो जाएगा। और इधर कौन सा है? तो अफ्रीका है। और इधर कौन सा सी है? तो आप कहेंगे रेड सी है। और इधर क्या है? तो अदन गल्फ है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ दीजिए। इस स्ट्रेट का नाम है बाब-एल मंदेब, बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि ये दो कॉन्टिनेंट को अलग कर रही है। या आप ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यमन का हिस्सा है और इधर ये सोमालिया जिबूती है, और यहाँ से देखिए रेड सी है और ये फिर अदन की खाड़ी को जो इससे जोड़ रहा है, गल्फ ऑफ अदन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये एशिया, इधर अफ्रीका, तो दोनों को अलग करता है, दो कॉन्टिनेंट को। तो यमन और जिबूती को अलग करता है, या अफ्रीका को एशिया से अलग करता है, और लाल सागर से अदन की खाड़ी को जोड़ता है। यहाँ पर आप देखेंगे एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम आप याद रखिएगा, नाम है सोकोत्रा। सोकोत्रा आइलैंड किसका है? तो यमन का है, ये जानते रहिएगा, कोई कोई पूछ सकता है कि किसका आइलैंड है। इसके नीचे आप आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखेंगे केनिया का एक बंदरगाह मिलेगा आपको, इसका नाम है मोम्बासा। केनिया में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा मोम्बासा। तो केनिया के सारे शहरों को हम एक बार लिख देते हैं। अंदर जाएंगे तो एक शहर मिलेगा नैरोबी, और एक और शहर इसका याद रखिएगा, किसुमू। इन तीनों का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे केनिया से है। अब तीनों की विशेषता समझिए। मोम्बासा केनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से चाय का निर्यात किया जाता है। और नैरोबी की अगर बात करें आप, तो ये केनिया की क्या है? कैपिटल है, प्लस एक हिल स्टेशन है, और चाय के उत्पादन यहाँ पर बहुत होता है। चाय का उत्पादन या व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है नैरोबी। किसुमू में जाएंगे आप अंदर, यहाँ पर जैसे मान लिया हमने कहा कि ये झील है विक्टोरिया, तो किसुमू यहीं पर है, नैरोबी यहाँ पर है। तो किसुमू के बारे में जानिए कि यहाँ पर अफ्रीका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क जो है वो सावा नेशनल पार्क इसी किसुमू में अवस्थित है। आप जा कर के इसको घूम सकते हैं, पर्यटन के लिए बहुत फेमस है। ओके, आप तंजानिया में आएंगे। तंजानिया में देखेंगे दो आइलैंड आपको दिखाई देंगे, एक आइलैंड है पेम्बा, एक है जांजीबार। पेम्बा और जांजीबार। पेम्बा जांजीबार का संबंध है तंजानिया से, और यहाँ पर लौंग की कृषि बहुत ज़्यादा होती है, लौंग। तो इसीलिए इनको लौंग द्वीप कहा जाता है, लौंग आइलैंड कहा जाता है। लौंग जानते होंगे आप लोग, तो लौंग द्वीप इनको कहा जाता है। पेम्बा और जांजीबार बड़े पैमाने पर लौंग की कृषि होती है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर एक बंदरगाह मिलेगा आपको तंजानिया में, और जिसका नाम है दोस्तों दार ए सलाम। और इसकी पूरी कहानी समझाते हैं आपको। दार ए सलाम इधर है, और इधर अंगोला में एक स्थान होगा बेंगुला। इन दो स्थानों को आप मार्क कर लीजिएगा, एक अंगोला में है बेंगुला, और यहाँ है दार ए सलाम। यहाँ से एक रेल चलती है, तो समझाते हैं रेल को। इधर है दार ए सलाम, और इधर है बेंगुला। बेंगुला का संबंध अंगोला से है और दार ए सलाम का संबंध तंजानिया से है। इनके मध्य में एक रेल चलती है, इस रेल का नाम है तंजारा रेल।
तंजारा रेल है, ठीक है। और ये तंजारा रेल के बारे में कहानी जानते रहिएगा कि वो दर ए सलाम से चलती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अटलांटिक ओशन से सॉरी इंडियन ओशन से स्टार्ट, तट से स्टार्ट होकर के अटलांटिक ओशन के बीच में तट तक जा रही है, यानी कि दो महासागरों को कनेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं से, स्थल मार्ग से। तो जो दर ए सलाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अब पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो आप कहेंगे दर ए सलाम, यानी पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त बंदरगाह है ये। ओके, ये हो गया आपका तंजानिया का हिस्सा। नीचे आइए, नीचे पहुंच जाइए सीधे दक्षिण अफ्रीका में, और दक्षिण अफ्रीका में नीचे जाएंगे तो आपको एक स्थान मिलेगा डरबन। तो सारे स्थानों को हम पहले मार्क करवाते हैं आपको, फिर एक साथ सबको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा डरबन, एक डरबन हो गया। नीचे आएंगे तो एक मिलेगा केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप के आगे बढ़ेंगे अगुलहास, और यहीं पर एक स्थान मिलेगा केप टाउन, केप टाउन। केप टाउन के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक सिटी मिलेगा जिसका नाम है ब्लोम फाउंटेन, ब्लोम फाउंटेन। ब्लोम फाउंटेन से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको एक खान मिल जाएगी जिसका नाम है किम्बरले की खान, किम्बरले है। और किम्बरले के पास ही आप देखेंगे एक स्थान है, सबको हम एक साथ लिख दे रहे हैं, विट वाटर रैंड, और एक वहीं पर हो जाएगा, आपको मिल जाएगा जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। और एक स्थान और जानते रहिएगा, प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। इन सब का संबंध किससे है दोस्तों, तो आप कहेंगे इन सब का संबंध दक्षिण अफ्रीका से है, ठीक है। इन सब का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका से है। अब एक एक शहरों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। डरबन से स्टार्ट करते हैं, और डरबन में देखेंगे एक प्रांत है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का एक स्टेट है जिसका नाम है नटाल, यानी कि ये नटाल प्रांत की राजधानी है डरबन। पूर्वी अफ्रीका का सबसे व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह है, यानी कि सबसे व्यस्त पैसेंजर बंदरगाह है। डरबन में बड़ी खासियत है कि यहाँ पर देखिए, अगर आप क्लाइमेटोलॉजी आगे पढ़ेंगे सीखेंगे, जो क्लाइमेट रीजन होते हैं तो ये वास्तव में चाइना तुल्य जलवायु प्रदेश में है, यानी भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में जो होते हैं वहाँ पर ताज़े रसदार फल होते हैं, लेकिन ये भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में अवस्थित ना होने के बावजूद यहाँ पर ताज़े रसदार फलों की कृषि होती है। इसीलिए इसको दक्षिण अफ्रीका का या अफ्रीका का क्या कहेंगे, फ्लोरिडा, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में आपने फ्लोरिडा के बारे में यही चीज़ पढ़ी थी कि वहाँ पर भी भूमध्य सागरीय में वो नहीं था, लेकिन ताज़े फल की कृषि हो रही थी, तो इसीलिए उसकी तुलना हम कर सकते हैं इसे, यानी कि ये क्या है, साउथ अफ्रीका का फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा।
ओके, इतनी बात। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चावल और चीनी का निर्यात होता है, चावल प्लस चीनी का निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है इस बंदरगाह से। इतनी बात हो गई। केप टाउन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जान लीजिएगा। एक तो केप टाउन भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में है, तो इसलिए यहाँ पर ताज़े रसदार फलों की कृषि होगी और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है केप टाउन, बहुत फेमस है। इसके अलावा आप देखेंगे यह एक पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है, पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, कभी कभी पूछ सकता है, टर्म है ज्योग्राफी में, कहीं पीटी में पूछ लिया या कहीं टिप्पणी लिखने को आ गई। देखिए यहाँ पर यूरोप था और यहाँ यूरोप से होते हुए जब भारत और या दक्षिण पूर्व एशिया की ओर जाते थे यूरोपियंस, तो एक लंबी दूरी होती थी, तो इसीलिए यहाँ पर अपने जो शिप होते थे उनको वो लंगर डाल के खड़ा करते थे, रेस्ट करते थे। तो ऐसे बंदरगाह जहाँ पर लंबी दूरी तय करने के क्रम में रेस्ट किया जाता है, पर रेस्ट हाउस होता है, रेस्ट बंदरगाह, तो ऐसे बंदरगाहों को हम पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। तो केप टाउन भी एक पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण था, ये एक ऐसा शहर था। साथ ही साथ इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते रहिएगा कि यह दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक लीगल कैपिटल है, यानी दक्षिण अफ्रीका की ये वैधानिक राजधानी, साउथ अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ब्लोमफोंटेन में आप देखेंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका है उसका जो न्याय सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पर है, इसलिए इसको हम जुडिशियल कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जुडिशियल कैपिटल। यानी न्यायिक राजधानी कौन है? तो ब्लोमफोंटेन है। ओके, यहाँ पर देखेंगे एक किम्बरले है। किम्बरले हीरे की खान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, हीरे की खान हेतु प्रसिद्ध है, डायमंड। ओके, वेट वाटर लैंड एक पहाड़ी नुमा हिस्सा है, यहाँ पर जानते रहिएगा, एक पहाड़ी है, कोई शहर नहीं है, ये एक पहाड़ी नुमा हिस्सा है वेट वाटर लैंड। यहाँ पर सोने के भंडार, गोल्ड, सोने के भंडार के लिए बहुत प्रसिद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सब। जोहान्सबर्ग के बारे में जानिए, ये सोने के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, गोल्ड के ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है। प्रिटोरिया के बारे में जानिए कि एक तो ये डायमंड ज्वेलरी, यानी कि हीरे के आभूषण के लिए बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में। और दूसरी जो इसका पॉइंट है वो होगा साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है, साउथ अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। इतने शहर आप इसमें जानते रहिएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताते हैं आपको दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में दो देश हैं, देश के अंदर देश, एक है स्वाजीलैंड और एक है लिसेथो। इनको आप जानते रहिएगा क्योंकि ये ऐसे कंट्री हैं जो दक्षिण अफ्रीका के बीच में ही हैं। हम देखिएगा, ये देखिए, अब ये दक्षिण अफ्रीका है, अब ये दक्षिण अफ्रीका में देखिए लेसोथो हो गया, स्वाजीलैंड हो गया, दो देश इसी के अंदर हैं। इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है, इसकी कैपिटल आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचिए नामीबिया में।
नामीबिया में जब आप जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आप चीज ध्यान से देखिएगा। एक तो इसकी राजधानी को ध्यान दीजिएगा। इसकी राजधानी विंडहॉक है, लेकिन जब जाड़े का महीना आता है तो विंडहॉक में होता क्या है कि पूरा बर्फ़ जम जाता है ना, पूरा बर्फ़ जम जाता है। और जब बर्फ़ जम जाता है तो वहाँ कार्य करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लिया हमने कहा कि ये नामीबिया है और इसकी राजधानी विंडहॉक है। विंडहॉक जो है शीतकाल के लिए सूटेबल नहीं है, तो वहाँ बर्फ जम जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक स्थान होगा समुद्र के किनारे जिसका नाम है स्वाकपमंड। स्वाकपमंड, स्वाकपमंड नामीबिया की शीतकालीन कैपिटल है। नामीबिया की शीतकालीन राजधानी है। जाड़े में यह राजधानी शिफ्ट कर जाता है और एक प्रमुख बंदरगाह भी है। एक प्रमुख बंदरगाह भी है, ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा। इसके बाद आप बेंगोला पहुंचेंगे अंगोला में, और अंगोला में पहला एक शहर मिलेगा आपको बेंगुला, और बेंगुला से आप परिचित हो चुके हैं। एक बेंगुला है, एक है इसकी राजधानी है लुआंडा, और एक स्थान आगे आपको काबिंदा मिलेगा। ये 3 स्थान आप जानते रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेंगुला को। तो बेंगुला के बारे में आपको यही जानना है कि बेंगुला अंगोला के अंगोला का एक प्रमुख बंदरगाह है और तंजारा रेल का पश्चिमी जंक्शन है, एक बड़ा बंदरगाह है। लेकिन जब बेंगुला पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा, चूँकि तंजारा रेल से जुड़ा हुआ था, तो इसके भार को कम करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया, लेविटो। तो 3 नाम हैं यहाँ पर, एक है बेंगुला, एक है लेविटो और एक है लुआंडा। इन तीनों का संबंध किससे है तो आप जानते हैं, इसका संबंध है अंगोला से। बेंगुला के बारे में आपने क्या जाना कि ये तंजारा रेल का पश्चिमी जंक्शन, ओके। इसके भार को कम करने के लिए लेविटो बंदरगाह बनाया गया। किसके भार को? बेंगुला के भार को कम करने के लिए, बेंगुला के दबाव को कम करने हेतु विकसित नया बंदरगाह लेविटो है। लुआंडा के बारे में जानिए। एक तो ये अंगोला की कैपिटल है और अंगोला का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ओके, इतनी चीज़ें हो गई। एक स्थान आप जानते रहिए, काबिंदा। देखने में आपको जायरे में लगेगा, लेकिन काबिंदा पर अधिकार किसका है तो अंगोला का अधिकार है। ये ध्यान रखिएगा, काबिंदा एक शहर है, मतलब एक स्थल है, उस पर इसका अधिकार है। अब थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ेंगे। पोर्ट हारकट आपने जान ही लिया है, कैमरून आप जान ही चुके हैं। सीधे हम लोग पहुंच चलते हैं घाना में, और घाना में जाइए तो 3 शहर आपको याद करना है। एक है कुमाशी, मार्क करिएगा, कुमाशी।
ओके। एक है शिकोदी, और एक है अक्रा। ये 3 शहर हैं घाना में। इन तीनों को मिला दीजिए तो एक ट्रायंगल बनता है, ये ट्रायंगल बनता है, और इस ट्रायंगल का नाम है कोको ट्रायंगल। कोको ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे घाना से है। ओके। कोको जानते हैं चॉकलेट बनाया जाता है, तो उसमें ये प्रयोग होता है। कोस्टल रीजन आपको हम बता चुके हैं। इसमें एक चीज़ और आपको जानना है, 4 शहर हैं जिनको हम कहते हैं ब्रेक ऑफ बल्क टाउन, और ब्रेक ऑफ बल्क टाउन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें से कौन कौन शहर इसमें शामिल हैं उनको आप देख लीजिए। एक तो नाइजर में आप चले जाइए, जिंदर। नाइजर में एक खोजी स्थान जिसका नाम है जिंदर। अब थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, एक ब्रेक ऑफ बल्क टाउन का कॉन्सेप्ट है, बस ख़त्म हो जाएगा ये। चलिए देखिए, एक है टुम्बकटू, बस आप नाम याद रखिएगा, टुम्बकटू, है ना। एक नाम याद रखिएगा कुमासी, एक है कानो, और एक है जिंदर। अगर इनको हम संबंध की बात करें, टुम्बकटू का संबंध माली से है, कुमासी का घाना से है, कानो का किससे हो जाएगा? नाइजीरिया से, और जिंदर का हो जाएगा नाइजर से। इन शहरों को आप खोज के मार्क करिएगा। इनको कहते हैं ब्रेक ऑफ बल्क टाउन। इन शहरों को क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ बल्क टाउन। इसका मतलब क्या होता है? जब वस्तुओं को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी शहर में इंपोर्ट किया जाए, मतलब लोकल स्थान से, स्थानीय जगहों से वस्तुओं को इकट्ठा करके फिर विदेशों को भेजी जाए, तो ऐसे शहरों को हम ब्रेक ऑफ बल्क टाउन कहते हैं। तो माली में टुम्बकटू, घाना में कुमासी, नाइजीरिया में कानो, जिंदर नाइजर में, इनको ब्रेक ऑफ बल्क टाउन कहते हैं। तो ये आपका अफ्रीका हुआ। बाकी जो भी चीज़ें आपकी होंगी वो सब कंटेंट में आ जाएंगी। तो मिलते हैं फिर अगले कॉन्टिनेंट में, जिसका नाम होगा यूरोप। थैंक यू।